अर्चना त्यागी, विज्ञान आचार्य, भागवंती सरस्वती विद्या मंदिर से आज आपको कक्षा 10th का विषय विज्ञान में उपविषय रसायन विज्ञान के अंतर्गत अम्ल और क्षार के बारे में आपको समझा रही हूँ। सबसे पहले हमारा टॉपिक है अम्ल। जैसा कि हम सब जानते हैं, दैनिक जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम लोग खाते हैं। तो खाने में क्या होता है, कुछ चीज़ें हमें खट्टी लगती हैं, कुछ चीज़ें हमें मीठी लगती हैं, कुछ हमें कड़वी लगती हैं। इसी तरह से हम बता सकते हैं कि अम्ल और क्षार क्या है। अम्ल के लिए क्या होता है, यदि अगर स्वाद खट्टा होता है, अम्ल में क्या होता है, अगर कोई वस्तु हम खा रहे हैं, कोई चीज़ हम खा रहे हैं और उनका स्वाद अगर खट्टा है तो वो क्या कहलाएंगी, अम्ल। इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी यानी जो इनका स्वाद क्या होता है, खट्टा। इसके बाद नंबर 2, अम्ल जो होते हैं नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। देखिए मेरे पास ये एक नींबू है, आप सभी को पता है क्या है, नींबू। नींबू का स्वाद कैसा है, खट्टा। अब खट्टा है तो ये क्या काम करेगा, ये है लिटमस पेपर। लिटमस पेपर हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट से। तो ये लिटमस पेपर को अगर हम नींबू के संपर्क में लाएंगे तो नींबू के संपर्क में लाने पर ये लिटमस पेपर लाल हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि जो अम्ल है वो नीले लिटमस को क्या कर देता है, लाल कर देता है। इसका सेकंड गुण, अम्ल नीले लिटमस को लाल करता है। इसके बाद हमारा नंबर 3rd पॉइंट है। 3rd पॉइंट क्या है कि अम्ल को, अगर अम्ल को हम वाटर सॉल्यूशन में डालते हैं, यानी हम इसमें वाटर जलीय विलयन में अम्ल को हम अगर डालते हैं तो वो हमें H पॉजिटिव आयन देते हैं। हमारा नंबर 4th पॉइंट, मेटल एसिड के संपर्क में आकर क्या होता है, मेटल, कोई भी मेटल यानी कोई भी धातु अगर एसिड के संपर्क में आएगा तो क्या हो जाएगा, वो गलना शुरू हो जाता है। कोई भी चीज़ अगर एसिड के संपर्क में आएगी तो कैसे हो जाएगी, गलना शुरू हो जाएगी। आप सबने देखा है तेजाब, तेजाब से क्या होता है, अगर तेजाब जहाँ भी गिर जाता है वहाँ पर क्या हो जाता है, वो गलना शुरू हो जाता है, उसका निशान पड़ जाता है। आपके हाथ पर गिर जाए या आपके कहीं भी बॉडी पर अगर गिर जाए तो क्या होता है, आपकी पूरी बॉडी, आपका पूरा हाथ क्या होता है, जल जाता है। तो 4th पॉइंट, मेटल एसिड के संपर्क में आकर क्या होते हैं, गलने शुरू हो जाते हैं। इसके बाद हमारी जो एग्जाम्पल है, हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं एसिड के। सबसे पहले है स्ट्रॉन्ग एसिड। हमारे कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं और कुछ वीक एसिड होते हैं। तो सबसे पहले है स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या है, HCl, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसके बाद है हमारा H2SO4, H2SO4 यानी सबको पता है सल्फ्यूरिक अम्ल। इसके बाद आता है हमारा वीक एसिड। वीक एसिड में हमारे एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल सबको पता है कहाँ मिलता है, ये मिलता है सिरके में। इसका सूत्र क्या है, CH3COOH। सिरके में पाया जाने वाला जो एसिड होता है वो कौन सा है, एसिटिक अम्ल। इसके बाद है सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, नींबू में। नींबू में पाया जाने वाला जो अम्ल है वो कौन सा है, सिट्रिक अम्ल। इसके बाद कंसंट्रेटेड और डाइल्यूटेड। हमारे दो चीज़ हैं, हमारे दो प्रकार के एसिड होते हैं, एक सांद्र और एक तनु। सांद्र में क्या होता है, एसिड तो ज़्यादा होता है और वाटर क्या होता है, कम मात्रा में होता है। अगर एसिड ज़्यादा मात्रा में है और वाटर कम मात्रा में है तो वो कहलाएगा हमारा कंसंट्रेटेड यानी सांद्र। इसके बाद है डाइल्यूटेड एसिड। डाइल्यूटेड यानी तनु, तनु एसिड। तनु में क्या होता है, एसिड की मात्रा तो क्या होती है, कम होती है और पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। सांद्र जो एसिड होता है वो हमारी बॉडी के लिए क्या होता है, नुकसानदायक होता है। जहाँ भी हमारी बॉडी पर या त्वचा पर अगर वो डल जाता है तो क्या हो जाता है, वो जल जाएगी हमारी त्वचा। इसके बाद आते हैं, आपको एसिड अम्ल तो आ गए आपको समझ में। अब आते हैं इसके बाद हम बेसिस। बेसिस यानी क्षार। अब आपने बहुत सारी ऐसी चीज़ें खाई होंगी जो आपको कैसी लगती होंगी, बिटर। बिटर यानी कड़वी। तो जो कड़वी चीज़ें लगने वाली हैं वो क्या कहलाएंगी, आपकी बेसिस यानी आपकी क्षार। तो टेस्ट में जो कड़वी चीज़ें होती हैं वो कहलाती हैं आपकी क्षार।
इसके बाद हम ये देखते हैं कि जिस तरह से हमने अभी नींबू में देखा था, नींबू क्या था, नींबू हमारा एक खट्टा पदार्थ था। तो खट्टा पदार्थ क्या करता है, अम्ल। कौन सा होता है, अम्ल। तो अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस को क्या करता है, लाल। इसी तरह से ये क्या करता है, लाल लिटमस को कैसा कर देगा, नीला। लाल लिटमस को नीला कौन सा करता है, ये करता है बेसिस यानी क्षार। इसके बाद हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है वाटर सॉल्यूशन में। अगर हम इसको क्षार को अगर हम वाटर सॉल्यूशन में डाल दें यानी जलीय पदार्थ में अगर हम इसको डाल देते हैं तो क्या होता है, ये हमें OH आयन देता है। कौन सा आयन देता है, OH आयन। ये साबुन की तरह से होता है। अगर हम इसको टच करते हैं तो टच करने में किसकी तरह से है, साबुन की तरह से ये होता है। आपको चारों प्रॉपर्टी आ गई होंगी समझ में। सबसे पहले ये टेस्ट में कैसा होता है, कड़वा होता है। नीले लिटमस, लाल लिटमस को कैसा करेगा, नीला कर देगा। जलीय विलयन में कौन सा आयन देगा, OH नेगेटिव आयन देगा। और अगर हम इसको टच करते हैं तो किसकी तरह से होता है, साबुन की तरह से ये होता है। इसके बाद हम इनके एग्जाम्पल लेंगे। स्ट्रॉन्ग बेस, इसी तरह से जिस तरह एसिड में थे स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, इसी तरह से क्या है बेसिस में। तो हमारे स्ट्रॉन्ग बेस कौन से हैं, NaOH और KOH। आपने सबने देखा होगा साबुन, साबुन किससे बनती है, क्षार से बनती है, NaOH से। तो NaOH में कौन सा बेस है, सॉरी साबुन में कौन सा बेस है, NaOH। इसी तरह से वीक बेस कौन से है, NH4OH। इसके बाद हमारा अम्ल और क्षार समझ आ गया होगा आपको। अब है एल्कली। एल्कली में क्या होते हैं, ऐसे बेसिस जो वाटर में मिक्स हो जाते हैं क्या कहलाते हैं, एल्कली। जो हमारे पानी में घुल जाते हैं, पानी में घुल जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, एल्कली। आपने सबने देखा होगा साबुन क्या होती है, पानी में घुल जाती है। सर्फ क्या होता है, पानी में घुल जाता है, तो वो क्या कहलाते हैं, एल्कली। साबुन यानी इसमें जो साबुन में कौन सा क्षार होता है, NaOH। अब हमें अम्ल और क्षार तो पता चल गए, लेकिन अम्ल और क्षार की पहचान किस तरह से हम कर सकते हैं। अब हम उन्हें टेस्ट तो नहीं कर सकते। कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जिन्हें हम टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम टेस्ट नहीं कर सकते। जैसे केमिकल भी होते हैं, उन्हें तो हम टेस्ट नहीं कर सकते। अगर हम टेस्ट करेंगे तो उन्हें क्या होगा, हमारी हेल्थ पर इफेक्ट पड़ जाएगा उसका। तो हम उनकी पहचान किस तरह से करते हैं, तो उनकी पहचान के लिए हम क्या करते हैं, इंडिकेटर का यूज करते हैं। इंडिकेटर यानी सूचक। तो सूचक क्या होते हैं, जो अम्ल और क्षार यानी एसिड और बेस दोनों के संपर्क में आने पर अपना कलर और स्मेल, कुछ इंडिकेटर तो अपना कलर चेंज करते हैं, कुछ इंडिकेटर अपनी स्मेल को चेंज करते हैं। तो यानी इंडिकेटर वो होते हैं जो अम्ल और क्षार दोनों के संपर्क में आने पर क्या करते हैं, अपना कलर और स्मेल को चेंज करते हैं, वो कहलाते हैं सूचक। इसका मतलब ये कि हमें अम्ल और क्षार की पहचान भी कराते हैं। अब इंडिकेटर हमारे 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले है नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल जो हमें प्रकृति से मिलते हैं, नेचर से मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं, वो हमारे कहलाते हैं नेचुरल इंडिकेटर। अब नेचुरल इंडिकेटर में आपको सबको पता है हल्दी भी हमारा एक इंडिकेटर है। अगर हम इसको एसिड में डाल देंगे तो ये हमारा अलग कलर देगा, अगर हम इसको बेस में डाल देंगे तो ये हमारा अलग कलर देगा। देखिए कैसे करते हैं हम इसको। देखिए हल्दी को मैंने इसके अंदर डाला तो कौन सा कलर हो गया, बताइए, ऑरेंज। ये हो गया हमारा ऑरेंज कलर। देखिए मैंने हल्दी को एसिड और बेस दोनों में डाला है। जब मैंने एसिड में डाला तो इसका कलर कौन सा रहा, येलो ही रहा है। लेकिन जब मैंने इसको बेस के संपर्क में डाला तो इसने अपना कलर चेंज कर दिया। इसका मतलब हमें दोनों में पहचान हो गई। अम्ल में कौन सा कलर है, येलो, और क्षार में कौन सा कलर आया, रेड। इस तरह से हम हल्दी से
पहचान कर सकते हैं किसकी, अम्ल और क्षार की, ठीक है। और लिटमस पेपर सेकंड है हमारा नेचुरल इंडिकेटर, जो सेकंड है वो है लिटमस पेपर। लिटमस पेपर वाला मैंने आपको अभी करके दिखाया है। इसके बाद आते हैं हमारे सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर वो होते हैं जो कहाँ मिलते हैं हमें, केमिकल मतलब रिएक्शंस के द्वारा, लैब के द्वारा हमें जो मिलते हैं, जो केमिकल रिएक्शन से हमें मिलते हैं, वो कहलाते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर में आपके 2-3 तरह की हो सकते हैं, मैं आपको बताती हूँ। मिथाइल ऑरेंज है, फिनोफ्थेलीन है, ये हमारे कौन से हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर। मिथाइल ऑरेंज में क्या करते हैं, अगर मिथाइल ऑरेंज को हम डाल देंगे एसिड में, तो एसिड में डालने के बाद वो अपना कलर दूसरा देगा, और अगर हम उसको बेस में डाल देंगे तो बेस में वो कलर दूसरा देता है। देखिए, अगर हम एसिड में डालते हैं तो रेड कलर देता है, और अगर हम इसको बेस में डालते हैं तो ये मिथाइल ऑरेंज कलर देता है। इस तरह से हम अम्ल और क्षार की पहचान कर सकते हैं, क्योंकि वो एसिड में दूसरे कलर देते हैं और बेस में दूसरे कलर वो देते हैं। इसके बाद थर्ड आता है हमारा ओल्फैक्टरी। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर का मतलब है गंधीय सूचक। गंधीय सूचक यानी जो गंध को क्या करते हैं, जो गंध को चेंज करते हैं। जैसे नंबर 1, ये स्मेल को करते हैं चेंज, ऑलिव क्लोव ऑयल। क्लोव ऑयल क्या होता है, लौंग का तेल। अगर हम इसको एसिड में डाल देंगे तो ये क्या होता है, इसकी जो स्मेल है वो तेजी के साथ बढ़ने लगती है। यानी एसिड में ये इसकी जो स्मेल है वो तेजी के साथ क्या होती है, बढ़ना शुरू हो जाती है। और बेस में क्या होती है, बेस में ये कम होनी शुरू हो जाती है। यानी हम क्लोव ऑयल यानी हम इस लौंग के तेल को अगर हम एसिड में डाल देंगे तो ये क्या होगा, बढ़ना शुरू हो जाएगी इसकी स्मेल, और अगर हम बेस में डाल देंगे तो इसकी स्मेल कम हो जाएगी। तो इनसे भी हमें क्या पता चल जाएगा, अम्ल और क्षार का। इस तरह से आपको समझ आया होगा कि अम्ल और क्षार की पहचान करने के लिए किसका यूज होता है, इंडिकेटर का। इंडिकेटर 3 प्रकार के हैं, नेचुरल, सिंथेटिक, ओल्फैक्टरी। ये दोनों आपके जो नेचुरल और सिंथेटिक हैं, दोनों कलर को चेंज करते हैं। ओल्फैक्टरी आपकी स्मेल को, ये स्मेल से पता चलता है। तो ये मैंने आपको बताया है इंडिकेटर। अब हम आगे लेते हैं इसकी प्रॉपर्टी। अभी हमने इंडिकेटर के बारे में पढ़ लिया, अब आते हैं हमारी केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस। केमिकल प्रॉपर्टी यानी एसिड और बेस की केमिकल रिएक्शन क्या होती है उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले है एसिड प्लस मेटल। अगर हम एसिड की धातु के साथ क्रिया करते हैं तो क्या मिलता है, साल्ट और हाइड्रोजन। एसिड, कोई भी एसिड आप ले लीजिए, हमने लिया है HCl, इसकी हमने मेटल हमने लिया है जिंक। अगर हमने HCl की जिंक के साथ क्रिया करते हैं तो हमारा क्या बनता है, ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन। ZnCl2 क्या है, हमारा साल्ट, और साथ में निकलती क्या है, हाइड्रोजन गैस। इसका मतलब कि अगर हम एसिड और मेटल की क्रिया करते हैं तो क्या मिलता है, हमें साल्ट मिलता है, और साथ में कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस। इसी तरह से जब हम बेस पर आते हैं, जब हम बेस की किसके साथ क्रिया करते हैं, मेटल के साथ, तो बेस की मेटल के साथ क्रिया करने पर भी हमें क्या मिलता है, साल्ट और हाइड्रोजन। यानी बेस में भी अगर हम बेस की भी किसके साथ क्रिया करते हैं, मेटल के साथ क्रिया करने पर हमें सेम एसिड की तरह ही सेम हमें क्या मिलता है, साल्ट और हाइड्रोजन। अब हमने एसिड लिया है यहाँ पर NaOH ले लिया, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। मेटल हमने क्या लिया है, जिंक ही लिया है। तो हमने NaOH की जब जिंक के साथ क्रिया करें तो हमारा बनता है Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन। Na2ZnO2 क्या बना, सोडियम जिंकेट, और साथ में निकल गई हाइड्रोजन गैस। यानी इसमें हमारा सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन हमें मिलता है। अब हम आते हैं सेकंड प्रॉपर्टी पर, एसिड की। देखें, अगर हम एसिड की रिएक्शन किसके साथ करते हैं, मेटल कार्बोनेट यानी धातु कार्बोनेट के साथ अगर हम एसिड की रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, देखिए HCl प्लस Na2CO3 है यानी सोडियम कार्बोनेट।
जब हमने इसकी सोडियम कार्बोनेट के साथ क्रिया करी तो हमें मिलता है NaCl प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, यानी हमारा इसमें साल्ट भी बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलती है और हमारा क्या बनता है, जल भी हमारा बनता है। यानी एसिड के साथ जब हम धातु कार्बोनेट की क्रिया करते हैं तो धातु कार्बोनेट की क्रिया के बाद हमें साल्ट मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और साथ में क्या मिलता है, हमें जल। इसी तरह से जब हम बेस के पास आते हैं, जब हम बेस की क्रिया करते हैं किसके साथ, धातु कार्बोनेट के साथ, तो इसमें क्या होता है, ये इसके साथ रिएक्शन नहीं करते, यानी डू नॉट रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट, यानी जो बेस हैं वो धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। अगर हम एसिड और बेस की आपस में क्रिया करा दें तो क्या होता है, अगर हम एसिड और बेस की आपस में क्रिया कराते हैं तो देखिए क्या होता है, वो अभिक्रिया है उदासीनीकरण अभिक्रिया। एसिड और बेस की आपस में क्रिया कराने पर हमें साल्ट मिलता है यानी लवण मिलता है और साथ में हमारा जल प्राप्त होता है। एसिड और बेस, जब हम एसिड और बेस की क्रिया करते हैं तो हमारा साल्ट और जल प्राप्त होता है, लवण और जल प्राप्त होता है। इस क्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। हमने लिया है साल्ट HCl, अम्ल लिया है, NaOH हमने क्षार लिया है, तो फिर इसके बाद हमें क्या प्राप्त हुआ, NaCl जो कि एक लवण है और साथ में मिला H2O। अभी हमने एसिड और बेस पढ़ लिया, उसके इंडिकेटर उनकी पहचान के लिए पढ़ लिया, अब हम उनकी प्रॉपर्टी पढ़ लिए। अब हम आते हैं pH। pH मान क्या होता है, एक pH स्केल होता है, वो क्या होता है, हाइड्रोजन आयन H पॉजिटिव आयन की सांद्रता, H पॉजिटिव आयन की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए एक pH, एक स्केल विकसित किया गया, जिसे क्या बोलते हैं, pH स्केल। अब इसमें क्या होता है, देखिए इसमें pH का मान अगर 7 के बराबर होता है, pH का मान 7 के बराबर है तो ये सॉल्यूशन होता है उदासीन। अगर pH का मान 7 से बड़ा है तो वो विलयन होता है क्षारीय विलयन। अगर pH का 7 से छोटा होता है, pH का मान अगर 7 से छोटा है तो वो कहलाता है अम्लीय। यानी pH अगर हमारा 7 होता है तो वो सॉल्यूशन कौन सा कहलाएगा, उदासीन। और pH का मान अगर 7 से बड़ा है तो वो सॉल्यूशन कौन सा कहलाएगा, क्षारीय। अगर pH का मान 7 से छोटा है तो अम्लीय। इस तरह से हम अम्ल और क्षार की भी पहचान इस तरह से भी हम pH स्केल से कर सकते हैं। आइए देखते हैं हम कैसे कर सकते हैं। ये हमारे पास pH स्केल है, इसमें देखिए आपको अलग अलग कलर दिखाई दे रहे होंगे, इसमें नंबर्स लिखे हैं 1, 2, 1, 3, 5, 6, 7, इस तरह से इसमें नंबर लिखे हैं, 8, 9, 10, 12, 14, इस तरह से इसमें नंबर हैं और हर नंबर पर अलग अलग कलर है। तो हम क्या करेंगे, pH इसको हम, ये हमारा pH पेपर है, इस पेपर को हमने 4 चीज़ें ली है, हम उसमें डालकर देखते हैं उसमें कौन कौन से कलर आते हैं और इस स्केल से कौन सा कलर मैच होता है, जिस तरह से हमें ये पता चल जाएगा कि ये हमारा एसिड है या हमारा बेस है। देखिए हमने इसके अंदर डाला तो ये हमारा कौन सा कलर आया, अब देखते हैं। जब हमने इससे मैच किया तो हमारा कौन से नंबर का आया, 12 नंबर से मैच होता है, तो ये 12 नंबर से मैच होता है। तो 12 नंबर यानी 7 से बड़ा, 7 से बड़ा तो क्या होगा, क्षारीय विलयन। इसका मतलब ये हमारा जो अभी हमने सॉल्यूशन लिया था वो कौन सा था, क्षारीय विलयन। अब हम इसके बाद दूसरा विलयन लेते हैं। अब दूसरे विलयन में हम इसको डालकर देखते हैं। जब हमने इसको दूसरे विलयन में डाला तो हमारा कौन सा कलर आया, देखते हैं, हमारा रेड कलर आया। तो हम इससे जब मैच करते हैं तो ये हमारा 1 से मैच होता है। इसका मतलब 1 यानी 7 से छोटा, तो 7 से छोटे का मतलब क्या है, ये हमारा है अम्लीय। इस तरह से हम और भी पदार्थों की जांच इस pH स्केल के द्वारा हम कर सकते हैं। नींबू को भी देख सकते हैं, pH स्केल को हम नींबू पर रखकर देख सकते हैं तो कौन सा कलर आता है, या पानी में रखकर देख सकते हैं। पानी, pH स्केल, pH पेपर को पानी में डालकर देखेंगे तो फिर देखते हैं कौन सा कलर आता है। फिर हम इससे pH जो स्केल है इससे हम ये देखेंगे हमारा कौन सा नंबर का मैच हो रहा है, तो वही हमारा क्या कहलाएगा, इससे अम्ल या क्षार। अगर pH
7 से बड़ा होगा तो क्षारीय और 7 से छोटा होगा तो अम्लीय। अब हम ये देखते हैं कि पीएच तो हमें पता चल गया, पीएच मान किस तरह से निकाला जाता है। अब दैनिक जीवन में इस पीएच का हमारे क्या महत्व है, देखिए दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है वो हम देखते हैं। सबसे पहले नंबर 1, हमारी जो बॉडी है उसका पीएच मान 7 से 7.8 तक होता है, यानी हमारी बॉडी का पीएच मान 7 से अगर कम है या 7.8 से अगर ज़्यादा है तो हमारी बॉडी क्या होगी, हेल्दी नहीं रह पाएगी और हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाएंगे। इसीलिए हमारी बॉडी का पीएच मान क्या होना चाहिए, 7 से 7.8 तक। इसके बाद अगर हम देखते हैं पीएच का मान 5.6 है, एसिड रेन, अगर रेन के पीएच का मान किससे कम है, 5.6 से, तो वो कहलाती है एसिड रेन। आपने देखा है अम्ल वर्षा, तो अम्ल वर्षा कब होती है, जब उसका पीएच मान किससे कम होता है, 5.6 से मान वो कम होता है। इसके बाद थर्ड नंबर है, अगर पीएच का मान 5.5 से कम होगा, यानी 5.5 से अगर पीएच कम है हमारे, तो इससे क्या होगा, दांत, हमारे जो दांत हैं वो क्या होंगे, कमजोर होने शुरू हो जाएंगे। हमारे दांत इतने मजबूत नहीं रहेंगे जितना मजबूत हमारे दांत हैं। तो इसका मान हमारा पीएच 5, दांतों का पीएच मान क्या 5.5 से कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारे दांत कमजोर हो जाएंगे। अब इसका फोर्थ यूज क्या है, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल, यानी अपने खुद की रक्षा, जंतु अपनी खुद की रक्षा के लिए भी इसका यूज करते हैं। सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल कैसे करते हैं, देखिए चींटी है, चींटी अपने बचाव के लिए क्या करती है, डंक मारती है, तो वो डंक मारती है तो उसमें क्या होता है, एसिड होता है। चींटी के डंक में कौन सा एसिड है, वो है मेथेनॉइक अम्ल, यानी HCOO, जिसको फॉर्मिक अम्ल भी कहते हैं। तो उसके अंदर एक एसिड होता है उसके डंक में, जिसके कारण वो क्या करती है, अपना बचाव करती है। तो यानी पीएच का हमारे दैनिक जीवन में अपने हमारे में तो यूज है ही, लेकिन क्या है, एनिमल्स भी अपना सेल्फ डिफेंस इसके द्वारा कर सकते हैं। मैंने आपको अम्ल बताया, क्षार बताया है ना, उसके बारे में उसकी प्रॉपर्टी बताई है, इंडिकेटर बताया है कि किस तरह से हम अम्ल और क्षार की पहचान कर सकते हैं, पीएच स्केल बताया है, पीएच मान हमारी बॉडी के लिए कितना होना चाहिए मैंने आपको बताया। उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि आपको वो पसंद आया होगा। धन्यवाद।